विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारन में। अपने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय में अध्याय जो दूसरा है विश्व की प्रमुख जनजातियां उसको पढ़ रहे थे। इस वीडियो से पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित, जिसमें हमने जो पहली जनजाति पढ़ी थी वो थी एस्किमो जनजाति, दूसरी बुशमैन और तीसरी जनजाति जो हमने पढ़ी वो थी भील। आज जो हम पढ़ेंगे वो गोंड जनजाति है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप पहले जाके उन वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि ये वीडियो आपके समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की प्रमुख जनजाति जो है वो है गोंड जनजाति। सबसे पहले हम देखते हैं गोंड जनजाति का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम 3 बातें इनके बारे में जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली बात कि यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, यानी संख्या के लिहाज से ये गोंड जो है वो सबसे ज्यादा है। किस जनजाति के लोग संख्या में सबसे ज्यादा है? वो है गोंड जनजाति के। दूसरी मुख्य बात, गोंड जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी। गोंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी, यानी एक शब्द है खोंडा जिससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। खोंडा शब्द से गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है। खोंडा का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी, इसलिए गोंड शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पहाड़ी। यानी ऐसे लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं वो अपने आप को क्या कहलवाते हैं या वो उनको क्या कहा जाता है? उनको गोंड कहा जाता है। इनको कोइटूर व कोर भी कहा जाता है। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन तीनों को आप नोट कर ले। अब हम देखते हैं गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, यानी ये लोग निवास कहाँ करते हैं। तो निवास क्षेत्र देखें, जैसे कि इनके शाब्दिक अर्थ से हमें पता लगा कि पहाड़ी, तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो पहाड़ी व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है। यानी ये भीलों की तरह ही पहाड़ियों व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र के वासी हैं। बात करें किस एरिया में ये रहते हैं भारत में, तो आप देखें जो मध्य भारत का जो इलाका है, मध्य भारत में जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मध्य भारतीय राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उन राज्यों में इनका निवास है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उनको नोट कर लेंगे। यानी ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में इनका मुख्यतः गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। इस एरिया में कुछ पहाड़ियां हैं जैसे कि सतपुड़ा पर्वत है, मेकाल पहाड़ियां हैं, बस्तर का पठार है। तो ये एक पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है जहां इनका मुख्यतः निवास है। यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, सोन, ऐसी नदियाँ मध्य भारत से निकलती हैं। तो इनका जो एरिया है उस एरिया पहाड़ी पर्वतीय होने की वजह से वहाँ वनों की भी अधिकता पाई जाती है। साथ ही अगर बात करें तो वहाँ जो बरसात है, बरसात भी ज़्यादा होती है, यानी 120 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर तक इनके एरिया में बरसात होती है। और तापमान गर्मियों में अक्सर वहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो ये इनका निवास क्षेत्र और इनके निवास क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं थी। अब हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं
गौड़ जनजाति के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, यानी ये किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह के कामकाज ये करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों को हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिम जनजाति के लोग हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, तो इनका जो रहन सहन है वो आदिम ढंग से ही है, तो इनके कामकाज भी आदिम प्रकार के ही हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप जो है उसके अंतर्गत हम कुछ छोटे बिंदुओं के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे आखेट एवं कृषि, आखेट व कृषि। दूसरा हम देखेंगे कि ये भोजन किस प्रकार का उपयोग में लाते हैं। फिर हम इनके वस्त्र व आभूषणों की चर्चा करेंगे। चौथा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनके निवास गृह किस प्रकार के हैं, और आखिर में हम इनके बर्तन व औजार ये किस तरह के इस्तेमाल करते हैं खेती में और आखेट करने में। तो बात करें इनके आखेट एवं कृषि की, तो आखेट का मतलब होता है शिकार। तो ये जनजाति जो है वो आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क होने की वजह से, और दूसरा आखेट पर शिकार पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से अब जो है वो गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो आखेट बहुत ही थोड़ी बहुत मात्रा में करते हैं। अब ज्यादातर जो गौड़ जाति के जनजाति के लोग हैं वो कृषि कार्य करने लगे हैं। पुरातन समय में ये लोग जो है वो आखेट पर ही इनका जीवन निर्वाह था। आखेट और खाद्य संग्रहण ये करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आदिम ढंग से ये कृषि कार्य करने लगे हैं। कृषि जो कार्य ये करते हैं ये लोग, इनकी जो कृषि है वो दो प्रकार की है। देखते हैं कौन कौन सी है। इनकी जो पहली कृषि है वो कहलाती है दीपा कृषि। दो प्रकार की खेती इनके क्षेत्र में प्रचलित है। दीपा कृषि, दीपा कृषि जैसा कि हमने भील पढ़ते समय ये देखा था कि भील जो लोग हैं वो स्थानांतरित खेती करते हैं, जिनको कि स्थानीय भाषा में चिमाता व दजिया कहा गया था। उसी तरह ये गौड़ जनजाति के लोग भी एक स्थानांतरित या जमीन कृषि ही करते हैं, क्योंकि इनके एरिया में वन बहुत ज़्यादा है। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, किसी क्षेत्र में वनों को काट कर जलाकर वो जगह साफ की जाती है, फिर 2-3 वर्ष वहाँ खेती की जाती है। जैसे ही वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है या उत्पादन कम होने लग जाता है तो ये एक नए एरिया में चले जाते हैं और वहाँ जाकर ये पूरी प्रक्रिया दोबारा से दोहराते हैं, वनों को काटना, जलाना, भूमि साफ करना, फिर वहाँ खेती करना। तो स्थानांतरित खेती जो ये करते हैं उसको बोला जाता है दीपा कृषि। एक कृषि और ये करते हैं जिसको बोला जाता है पेंडा, पेंडा कृषि। पेंडा कृषि क्या होती है? पेंडा कृषि मध्य प्रदेश में एक इलाका है बस्तर, वहां पर ये लोग जो है सीढ़ीदार खेती करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो सीढ़ीदार खेती की जाती है उसको बोला जाता है पेंडा कृषि। यानी पहाड़ी क्षेत्र ढलानी क्षेत्र होता है, वो ढलानी क्षेत्र पर ये सीढ़ीदार खेती करते हैं। उस सीढ़ीदार खेती को पेंडा कृषि कहा गया है। जो भूमि है उसका कटाव रोकने के लिए ये नीचे लकड़ी के लट्ठे भी लगा देते हैं। जैसे ही वो सीढ़ी बनती है, सीढ़ी जब बरसात हो तो वो पानी नीचे ना आए, इसके लिए ये बीच बीच में लट्ठे लगा देते हैं। तो ये इनके दो प्रकार की कृषि इनके क्षेत्र में प्रचलित है। अब हम देखते हैं ये भोजन किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। भोजन जो है इनका साधारण भोजन होता है, बिल्कुल सादा जीवन ये व्यतीत करते हैं, इसलिए इनका भोजन साधारण है। साधारण खाद्यान्नों का उपयोग करते हैं। दो इनके मुख्य खाद्यान्न हैं, एक है कोदू व दूसरा है कुटकी। यानी ये दो इनके खाद्यान्न हैं।
ये दो इनके खाद्यान्न हैं, कोदू व कुटकी। जैसे हमारे गेहूं चावल होता है, उसी तरह इनके जो दो खाद्यान्न हैं उनके नाम हैं जो इस एरिया में होते हैं, वो है कोदू व कुटकी। इसके अलावा ये विभिन्न उत्सवों पर चावल भी बनाते हैं, और शिकारी ये रहे हैं तो ये मांसाहारी भी करते हैं, और महुआ से बनी हुई ये शराब का उपयोग करते हैं। जैसे भील जनजाति के लोग महुआ से बनी हुई शराब का उपयोग करते हैं, उसी तरह जो गौंड जनजाति के लोग हैं वो भी महुआ से बनी हुई शराब का उपयोग करते हैं। बात करें इनके वस्त्र व आभूषणों की, तो इनके जो वस्त्र हैं वो बड़े ही साधारण हैं, साधारण जीवन यापन है, तो कम ही वस्त्रों का ये उपयोग करते हैं। जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, और महिलाएं हैं वो घाघरा, कांचली या इस तरह के वस्त्र, साधारण वस्त्र पहनती हैं। आभूषण इनके पीतल, एल्यूमिनियम, तांबा इनके बने हुए आभूषण होते हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो शरीर पर गोदना गुदवाती हैं, ये एक मुख्य बात है, यानी गोदना गुदवाना। गोदना गुदवाती हैं महिलाएं शरीर के ऊपर। गोदना क्या होता है, जैसे आजकल टैटू होता है ना, आजकल के लड़के लड़कियां हम देखते हैं कि वो अपने शरीर पर भांति भांति की जगह जगह टैटू बनवा लेते हैं, हाथों पर, गर्दन पर, पीठ पर, जहाँ कहीं भी। उसी तरह ये जो महिलाएं हैं इनमें प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है, महिलाएं विशेष करके इनमें गोदना गुदवाती हैं अपने शरीर के ऊपर। अब हम देखते हैं इनके निवास गृह किस प्रकार के हैं। निवास गृह इनके बिल्कुल ही साधारण है, जनजाति हैं, वनों में रहते हैं, तो वनों से जो भी इनको घास फूस लकड़ियां मिलती हैं उनसे ये झोंपड़ियां बनाते हैं। आजकल ये थोड़े पक्के मकान पत्थरों के भी बनाने लगे हैं, और जब भी नए मकान में ये प्रवेश करते हैं तो पूजा पाठ अर्चना करके ये नए मकान में प्रवेश करते हैं। बर्तन औजार इनके बिल्कुल ही साधारण हैं, जो प्रकृति से मिलता है मिट्टी के बर्तनों का ये इस्तेमाल करते हैं। औजार शिकार और खेती में जो साधारण औजार होते हैं, जैसे कि धनुष्बाण, भाला, उनसे ये शिकार करते हैं, और लकड़ी के या लोहे के बने हुए औजारों से ये खेती कार्य करते हैं। तो ये इनके प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप थे। आर्थिक क्रियाकलापों के बाद अब हम देखते हैं इनकी समाज एवं संस्कृति कैसी है। गौड़ जनजाति की समाज व संस्कृति। देखिए इनका समाज जो होता है वो आदिम होता है, पुरानी परंपराओं को ये मानने वाले लोग होते हैं, अपनी परंपराओं का निर्वहन ये अच्छी तरह से करते हैं, और उन परंपराओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से ये एक जनजाति कहलाते हैं, यानी अपनी परंपराओं से इनका बड़ा निकट का संबंध होता है। इनका जो समाज है वो परिवार जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। जैसे भीलों में हमने पढ़ा था ना कि उनमें भी जो परिवार या समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी परिवार के अंदर जो सत्ता होती है या जो मुखिया होता है वो पिता ही होता है, और पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति होती है वो उसके बेटों के अंदर बांट दी जाती है। तो ये होता है पितृसत्तात्मक। इनमें भी भीलों की तरह कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जैसे भीलों में हरण विवाह, सेवा विवाह, विधवा विवाह, अपहरण विवाह, क्रय विवाह, जो विवाह प्रचलित है, विनिमय विवाह, वैसे विवाह गौड़ जनजाति में भी भांति भांति के विवाह के प्रकार इनमें प्रचलित हैं। इनमें जो परिवार का मुखिया जो होता है वो जो इनके परिवार का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, उसको ये मुखिया बनाते हैं। जो इनके गांव का मुखिया होता है उसको ये बोलते हैं पटेल या मुखादम। पटेल या मुखादम बोलते हैं गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया। और जो इनके गांव का चौकीदार होता है उसको बोला जाता है कोतवार। कोतवार होता है इनके गांव का चौकीदार। और इनके
जो पूजा पाठ अर्चना करता है, जो पुरोहित होता है इनका, जो पुजारी होता है, उसको बोला जाता है देबारी। यानी इसको हम कह सकते हैं पुरोहित या पुजारी क्या कहलाता है? देबारी कहलाता है। ये भी बिलों की तरह ही अंधविश्वासी हैं, जादू टोनों में विश्वास करने वाले हैं। कई इनके देवता हैं, जैसे शीतला माता है, उनकी ये पूजा करते हैं, और इनके अपने देवी देवता हैं, उनकी ये पूजा अर्चना करके अपना जो है वो रस्म रिवाजों को ये निभाते हैं। साथ ही इस जनजाति के जो लोग हैं वो अपने जो परिवार है उसकी रक्षा के लिए ये जो झोंपड़ियाँ वगैरह जो बनाते हैं या जो गांव जो बनाते हैं वो एक ही जगह ये बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि जब संकट का समय आए तो एक दूसरे की सहायता के लिए उनको जल्दी से बुलाया जा सके। तो ये होता है इनका परिवार एवं संस्कृति। इसके अलावा ये विभिन्न भांति भांति के त्यौहार भी बनाते हैं, उत्सव भी मनाते हैं। तो उन उत्सवों को बड़ी साल से ये मनाते हैं और इस प्रकार ये अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम आखिर में देखते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के बाद इनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया है। देखिए, आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के बाद निश्चित रूप से जो जनजातियां हैं उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। उनके जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, उनका पहनावा है, उन सभी में बदलाव आता जा रहा है धीरे धीरे और बड़ी मात्रा में। तो इनके भी आधुनिक जो संस्कृति है उससे संपर्क में आने से इनके जीवन में भी बहुत से बदलाव आया है। जैसे ये लोग, इनके पहनावे में अब बदलाव आ गया है। पहले ये बहुत कम कपड़े पहनते थे, लेकिन अब धोती कुर्ता भी पहनने लगे हैं। आवास जो है वो पक्के बनाने लगे हैं। साथ ही भारत जो सरकार है, इनके अंदर एक प्रथा प्रचलित थी जिसका नाम है कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कबाड़ी प्रथा किन में प्रचलित थी? गौड़ जनजाति में प्रचलित थी। कबाड़ी प्रथा क्या थी? इसके अंतर्गत क्या होता था, एक व्यक्ति अगर ऋण ले लेता था, वो ऋण या तो वो चुका देता था अपने जीवन काल में तो ठीक है, अगर वो अपने जीवन काल में व्यक्ति साहूकार से लिया हुआ ऋण नहीं चुका पाता था तो उसके परिवार के यानी उसके जो वंशज होते थे, यानी उसके बेटे, उसके पोते, उनको वो ऋण चुकाना पड़ता था। यानी साहूकार के यहाँ ऋण चुकाने के लिए उन्हें बेगारी करनी पड़ती थी और साहूकार इन्हें कर्ज जाल में फंसाया रखता था, यानी इनसे कर्ज चुकाया ही नहीं जाता था। इस तरह ये कर्ज जाल में फंस जाते थे और इस प्रथा के तहत इन्हें कई पीढ़ियों तक साहूकारों के यहाँ काम करना पड़ता था बगैर कुछ मिले, यानी इनको कुछ नहीं मिलता था बदले में और साहूकार के यहाँ काम करना पड़ता था। इस प्रथा को भारत सरकार ने बंद कर दिया है, हटा दिया है। तो इस प्रथा को बंद करने से इनके जीवन में बहुत सा बदलाव है। साथ ही गौड़ जनजाति है, इस जनजाति को अब भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की जो सूची होती है उसमें शामिल कर लिया है, यानी अब इनको एसटी के अंदर सम्मिलित कर लिया गया है। इनको सम्मिलित करने की वजह से अब इनके जनजीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। तो ये थी गौड़ जनजाति जो आज हमने पढ़ी। आखिर में इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो आज का टेस्ट है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो आज के टॉपिक से संबंधित आप पेपर या वो ऑनलाइन टेस्ट करना ना भूलें। और इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही पास में दिया हुआ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।